Hello dear students. So we are discussing about chapter number 4 history, the making of a global world. तो बेटा in this chapter yet we had discussed many things. हमने बहुत सारी बातें कर ली एंशियंट पीरियड से लेके और अब हम आ पहुँचे हैं 1929 के द ग्रेट डिप्रेशन पे. ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे थे लास्ट जो हमने कल जो हमारी बातें चल रही थी दोज वर रिगार्डिंग हेनरी फोर्ड. तो हेनरी फोर्ड ने बेटा क्या किया था आपको याद है, उसने अपनी फैक्ट्री में जो डेट्रॉयट में उसने अपना नया कारखाना लगाया था कारों का, टी मॉडल कार्स का. सो हेयर ही एस्टेब्लिश्ड अ न्यू कन्वेयर बेल्ट सिस्टम. कन्वेयर बेल्ट सिस्टम क्या था, उसने पहले जैसे कारें बनती थी तो वो कई वर्कर मिल के एक कार को बनाते थे. अब उसने शिकागो में जो स्लॉटर हाउस था जहाँ पे जानवर काटे जाते थे तो वहाँ से वो कन्वेयर बेल्ट वाला आइडिया उसने लिया और अपनी फैक्ट्री में लगा दिया. तो कन्वेयर बेल्ट पे कार की बॉडी लग जाती और उसी पे ही सारे वर्कर अपना अपना कोई टायर फिट कर रहा है, कोई वायरिंग कर रहा है, कोई तो सब वो बेल्ट चलती रहती और वर्कर अपना काम करते रहते. तो इससे वर्कर्स के लिए अब फ्री रहना मुश्किल हो गया. अब वो जरा सी भी ढील नहीं कर सकते थे. इवन अपने साथ वाले वर्कर से काम भी नहीं कर सकते, कोई डिस्कस भी नहीं कर सकते थे. ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे, मैंने आपको एग्जांपल दिया था डिस्कवरी पे, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ का आपको हाउ डू द डेट प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें आपने देखा है तो कन्वेयर बेल्ट रहती हैं, उस पर अपने आप ही मटेरियल चलता रहता है, वर्कर वहाँ पे खड़े रहते हैं, वो चेकिंग करते हैं अपना. तो बेटा पेज नंबर 94. तो बेटा ग्रेट डिप्रेशन पे हमने डिस्कस किया था, तो ग्रेट डिप्रेशन की बातें हो गई थी. और पेज नंबर 96 पर आओ. तो 96 पेज पे जो फर्स्ट पैरा है यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट डिप्रेशन. तो हमने देखा कि यूएस ने अपना जो मनी था, पैसा था, वो वापस खींचना शुरू कर दिया मार्केट से. एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन की वजह से रेट गिर गए, किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं मिल रहा था. ठीक है, एंड मैनी अदर फैक्टर. उन सब वजहों से क्या होने लगा, मार्केट से पैसा वापस खींचने लगा और बाजार में क्या हुआ, एक नेगेटिव हलचल मच गई, जिसकी वजह से क्या हुआ 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया, महामंदी आई. अब उस महामंदी के इफेक्ट क्या हुआ उस महामंदी में. ठीक है, सो पेज नंबर 96 पे सेकंड पैरे से स्टार्ट करेंगे बेटा. The US was also the industrial country most severely affected by the depression. अब यूएस खुद भी उस डिप्रेशन से बहुत अफेक्टेड हुआ. बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए, बहुत सारी कंपनी दिवालिया हो गई, उनके काम धंधे चौपट हो गए, लोगों बेरोजगार हो गए, लोगों के पास काम नहीं था. With the fall in prices, the prospect of a depression, US banks had also shaped domestic lending and called back loans. अब जो बैंक थे अमेरिका के, उन्होंने भी पहले बहुत धड़ाधड़ लोन बांट रखे थे, वो भी अब कस्टमर्स को फोर्स करने लगे, भाई वो बैंक का जो पैसा है जल्दी वापस करें. ठीक है, उन्होंने अपना लोन जो था वो वापस लेना शुरू कर दिया. फार्म्स कुडंट सेल देयर हार्वेस्ट, किसान अपना फसल नहीं बेच पा रहे थे. हाउस होल्ड वर रून्स, यानी कि घरेलू जो कारोबार थे, घरेलू सिस्टम था, वो बर्बाद हो गया. एंड बिजनेस कोलैप्स्ड, और बिजनेस जो थे खत्म हो गए. ठीक है, फेस्ड विद फॉलिंग इनकम मैनी हाउस होल्ड इन द यूएस कुडंट रीपे व्हाट दे हैड बोरोड. अब जब लोगों के पास काम धंधा नहीं है, अब जिसने लोन ले, मान लो बिजनेस के लिए उसने लोन ले रखा था, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ किसी ने 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था, दुकान में माल डाल रखा है, बट धंधा है नहीं है. ठीक है, अब क्या हो गया, दुकान बंद हो चुकी है, और उसके पास अब जब दुकान ही बंद होगी तो वो लोन कैसे रीपे करेगा. ठीक है, तो वो पैसा देने में अब क्या है, अनेबल हो गया. So and were forced to give up their homes, cars and other consumer durables. अब पैसा तो वो दे नहीं पाए थे बैंक का, तो बैंक ने जिस मॉर्गेज पे, यानी जिस चीज़ को गिरवी रख के वो पैसा दिया था, जैसे बैंक आपको ऐसे जाते ही पैसा नहीं देगा, आपसे पहले कुछ गिरवी रखना पड़ेगा. आप चाहे मकान के कागज़ रखो, ज़मीन के कागज़ रखो, देयर आर मैनी थिंग्स जो आप वहाँ पे रख सकते हो गिरवी, और उसके बेस पे आपको पैसा मिल जाएगा. तो अब बैंक ने क्या किया, जो जिसने गिरवी रखा हुआ था वो उसका
उठाना शुरू कर दिया, जिसका घर रखा हुआ था उसको घर से निकाल दिया, घर पे कब्जा कर लिया, जिसने कार फाइनेंस करा रखी थी कार वापस ले ली। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को अपने जो एसेट्स हैं वो छोड़ने पड़े। The consumerist prosperity of 1920s now disappeared in a puff of dust। यानी जो वो एक 1920 से लेके 29 तक के पीरियड में जो अमेरिका में, यूरोप में एंड अदर पार्ट्स में जो एक हाउस होल्ड फैक्टर्स में ग्रोथ हुई थी, यानी कि लोगों की इनकम बढ़ी, लोगों ने कारें ले ली, घर बना लिए, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और बहुत सारी जो ज़रूरत की उन समय की चीज़ें थी वो उन्होंने रखी। बट अब क्या हो गया, अब उनके पास पैसा वापस देने को था नहीं, ना ही उन काम धंधे जो थे वो चौपट हो गए। अब क्या है, वो जो एक स्टैंडर्ड बना था वो सब धुएं की तरह उड़ गया। ठीक है, सो एंड एज अनएम्प्लॉयमेंट सोअर्ड पीपल ट्रस्ट लॉन्ग डिस्टेंस लुकिंग फॉर एनी वर्क दे कुड फाइंड। अब लोगों के पास काम धंधा नहीं है तो मरता क्या ना करेगा। ठीक है, काम धंधा है नहीं है, पैसों की ज़रूरत है, तो अब लोग ये नहीं सोच रहे कि मेरे को मेरे स्टैंडर्ड का काम मिलना चाहिए। अब तो लोग गले में तख्तियाँ डाल के घूम रहे हैं, आई एम रेडी टू वर्क। ठीक है, अब वो जैसा काम मिलेगा वैसा करने को रेडी हैं। सो अल्टीमेटली द यूएस बैंकिंग सिस्टम इटसेल्फ कोलैप्स्ड। ठीक है, अब इस बीच जो यूएस का बैंकिंग सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया, बर्बाद हो गया, बहुत सारे बैंक जो थे वो दिवालिया हो गए। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट, कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपॉजिटर्स, थाउजेंड्स ऑफ बैंक वर बैंकरप्ट एंड वर फोर्स्ड टू क्लोज। तो इससे बैंक जो थे जब उनका पैसा वापस नहीं आया, ठीक है, वो रिकवरी भी नहीं कर पाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए और उनको बंद करने पे मजबूर हो गए वो। द नंबर आर फिनोमिनल। बाय 1933 ओवर 4000 बैंक हैड क्लोज्ड एंड बिटवीन 1929 एंड 1932 अबाउट 1,10,000 कंपनीज हैड कोलैप्स्ड। ठीक है, अब इस ड्यूरेशन में अमेरिका में 1933 1933 तक अराउंड 4000 बैंक्स जो थे वो दिवालिया हो गए। ठीक है, अराउंड 1,10,000 1,10,000 कंपनी जो थी वो दिवालिया हो गई। और ये तो यूएस की फिगर है, यूरोप की फिगर, इंडिया की फिगर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यानी कि ये काउंटिंग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इंडिया में भी बहुत बड़े लेवल पे उस टाइम पे लॉस लगे थे। By 1935, a modest economic recovery was underway in most industrial countries, but the Great Depression, wider effect on society, politics, international relations, and on people's mind proved more enduring. तो ठीक है, बेशक 1935 के बाद कुछ रिकवरी स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी खुलना शुरू हो गया, धीरे धीरे लोगों के पास काम आने लगा, इकोनॉमी में पैसा घूमने लग गया। ठीक है, तो कुछ फ़र्क पड़ा, बट इस बीच जो ये 6 इयर्स का टाइम बीता 1929 से 1935 तक का, जो कि ग्रेट रिसेशन का टाइम है, इस पीरियड ने लोगों की जो सोशल लाइफ थी, लोगों की पॉलिटिकल लाइफ थी, उस पर एक मेजर चेंज डाल दिया, मेजर इम्पेक्ट डाल दिया। ठीक है, तो ये तो बातें क्या है भाई, ग्रेट डिप्रेशन की। ठीक है, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अभी कोरोना की वजह से भी आपको एक बहुत ज़बरदस्त झटका देखने को मिलेगा, नॉट इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरे दुनिया में, क्योंकि अभी क्या है कि बेटा कुछ ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी कि फ़लाँ कंपनी बंद हो गई, फ़लाँ फैक्ट्री में काम नहीं चल रहा, उन्होंने प्रोडक्शन शट डाउन कर दिया, या वो हमारे रिलेटिव ने दुकान खोली थी वो दुकान बंद करके आ गए हैं। ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी अभी कुछ टाइम बाद। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग अभी पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते, और जो नेसेसिटी गुड्स हैं ओनली उन्हीं पे कर रहे हैं, अदर गुड्स पे तो पैसा खर्च करने की किसी की हिम्मत ही नहीं आ रही फ़िलहाल। तो ऐसे में लोगों का जो बिज़नेस है, कुछ लोगों का तो बिज़नेस ही उन्हीं चीज़ों का था। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल शिमला में बहुत सारे लोगों का जो बिज़नेस था वो टूरिज़्म बेस्ड था, यानी टूरिस्ट आएंगे तो उनका धंधा चलेगा। अब क्या है, शिमला जाने के तो हम सोच ही नहीं पा रहे ना। ठीक है, हम लोग कहीं घूम नहीं सकते, तो ऐसे में जो वहाँ के लोग हैं उनका तो धंधा बिल्कुल ख़त्म हो गया, घर बैठे हैं वो लोग। कब तक बैठेंगे, जब तक लोग नहीं आएंगे, और लोग कब तक नहीं जाएंगे, जब तक
सब कुछ खुलेगा नहीं, नॉर्मल नहीं हो जाता। तो अब सोच के देखो, जो लोग कंप्लीटली टूरिस्ट सिस्टम बेस्ड थे तो उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा हिट लगेगा, ठीक है। तो ये ग्रेट डिप्रेशन जो रहेगा, अब हम देखते हैं 1929 वाला जो डिप्रेशन था उसके क्या इफेक्ट लगेंगे इंडिया पे, ठीक है। इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ, जैसे 1914 से 18 तक का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो रहा, in that world war we have found that इंडिया हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इंडिया पे तो पॉजिटिव इम्पैक्ट था, यूरोप पे नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो बर्बाद हो गए। इंडिया को बेनिफिट हुआ क्योंकि वो लड़ने में लगे रहे, इंडिया में बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिल गया, यहाँ से बहुत सारा माल यूरोप जाने लग गया था। पहले सारा माल यूरोप से आ रहा था, अब उल्टा हो गया, इंडिया से यूरोप जाने लग गया क्योंकि वो लड़ाई में लगे हुए थे, वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो इंडिया से प्रोडक्शन होके जाने लग गया, ठीक है। चलो अब आते हैं इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। पॉइंट नंबर 3.5। So if we look at the impact of depression on India, we realize how integrated the global economy had become by early 20th century। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कहीं पे रिसेशन आया है स्पेशली यूएस में या यूरोप में, तो वो बस वहीं तक सीमित रहेगा। अब 1929 में जो रिसेशन आया यूएस में, उसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी देखने को मिला। इंडिया में भी बहुत सारे बैंक दिवालिया हो गए, बहुत सारी कंपनी जो थी वो दिवालिया हुई। ये दिखाता है कि हाउ इंटरनेशनल कंट्रीज वर इंटीग्रेटेड इन दैट टाइम। उस टाइम में भी दुनिया में जो देश थे वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए थे। तो उस टाइम पे किस कंट्री पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा, जो कंट्री यूएस, यूरोप, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ऐसे जो उस टाइम की मेन पावर्स थी, जो उनके साथ लिंक्ड नहीं रहा होगा। जिस कंट्री का व्यापार बस उन तक ही सीमित रहा होगा, उन पे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ा होगा। बट इंडिया तो यूरोप के साथ डायरेक्टली लिंक था, ब्रिटेन का यहाँ पे रूल था, तो इंडिया पे मेजर इम्पैक्ट पड़ा। The tremors of a crisis in one part of world were quickly relayed to other part, affecting lives, economies and society worldwide। तो दुनिया के एक हिस्से से शुरू हुआ डिप्रेशन, जिसने धीरे धीरे वो अदर पार्ट को भी उसने अफेक्ट किया, एंड उसने इकोनॉमीज, लाइफ, सोसाइटीज़ को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट किया, ठीक है। In the 19th century, as you have seen, colonial India had become an exporter of agricultural good। अब हमने देखा है, अभी मैंने आपको ये पहले बातें बताई कि पहले तो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग इंडिया में आते थे बिजनेस करने, यहाँ से माल जो था वो यूरोप जाता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इंग्लैंड में इंडस्ट्री सेटअप हो गई, तब क्या होने लग गया, इंडिया से तैयार माल नहीं जाता था बल्कि कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, वहाँ प्रोसेस होके तैयार होके इंडिया में आता था, ठीक है। So that's why colonial India had become an exporter of agricultural goods and importer of manufacturer, ठीक है। तो क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तैयार माल का तो इंडिया क्या था, एक इम्पोर्टर था, मंगाने वाला, और कच्चे माल का एक्सपोर्टर था, कच्चा माल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था। The depression immediately affected Indian trade. India's export and import nearly halved between 1928 and 1934। अब इंडिया डायरेक्टली इंग्लैंड के कंट्रोल में था, तो जैसे ही डिप्रेशन की धमक पड़ी, इंडिया पे उसी टाइम असर पड़ गया, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिंग था वो यूरोप के साथ होता था, यूरोप यूएस से लिंक था, यूरोप पहले भी लड़ाई की वजह से वहाँ पे उनका जो धंधा था वो कम हो रहा था। तो इसी वजह से इंडिया का भी जो बिज़नेस था, इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, वो 1928 से 1934 तक क्या हो गया, हाफ हो गया, कम हो गया, ठीक है। इतना मेजर इम्पैक्ट पड़ा। As international price crashed, price in India also plunged। Between 1928 and 1934, wheat prices in India fell by 50%। तो जैसे ही काम धंधे डाउन हुए, रेट गिरे, तो चीज़ों के जो दाम थे वो लगभग 50% तक गिर गए। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्ड मोर देन अर्बन डेवलपर्स। ज़्यादा इफेक्ट किसको हुआ, किसानों को, क्योंकि इंडिया कच्चा माल यानी वीट, कॉटन, ये ऐसी चीज़ें जो था वो यूरोप भेजता था, तो यूरोप जाना कम हो गया, तो नुकसान किसको पड़ा, पीजेंट्स को, किसानों को, उगाने वालों को।
तो जो अर्बन ड्वेलर्स थे यानी शहरों में रहने वाले लोगों के मुकाबले ग्रामीण लोगों को, किसानों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। Though agriculture prices fell sharply, the colonial government refused to reduce revenue demands. अब किसानों पे पहली बात तो उनको उनका दाम नहीं मिल रहा था फसल का, पहले ही घाटे में थे। ऐसे में गवर्नमेंट ने भी उनके टैक्सेस कम करने से मना कर दिया उनको, ठीक है। डबल मार पड़ गई, पहले चीज़ें नहीं बिक रही, रेट नहीं मिल रहा, ऊपर से सरकार टैक्स मांग रही है, वो भी पहले जितना ही, कम नहीं कर रही उसको। सो peasant प्रोड्यूसिंग फॉर वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। और जो किसान स्पेशली एक्सपोर्ट वाली गुड्स प्रोड्यूस करते थे उनको ज़्यादा हिट पड़ा, ठीक है। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से इफेक्ट पड़ा, उसने क्या सोसाइटी में चेंज ला दिए, कैसे लोगों की जिंदगियां प्रभावित हुई। कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल। किसका उदाहरण लेते हैं? बंगाल में जो जूट प्रोड्यूसर है। देखो बेटा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट जो पैदा करता है वो इंडिया करता है। जूट क्या होता है? बोरियां होती है ना, बोरी जूट की बनती है। आजकल तो ड्रेसेस भी बनने लगे हैं जूट की, बहुत सारी घरों में सजाए जाने वाली चीज़ें भी जूट की बनती हैं, ठीक है। तो जूट बांग्लादेश और इंडिया में वेस्ट बंगाल और आसाम के इलाकों में होता है, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जूट पैदा होता है और इंडिया में जूट मेजर प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में। तो कंसिडर द जूट प्रोड्यूसर ऑफ बंगाल, दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एक्सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ गनी बैग्स, ठीक है। तो वो जूट जो होता था उसको उगाया जाता, फिर उसको फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके उसको भेज दिया जाता था गनी बैग्स बनाने के लिए, यानी बोरियां बनाने के लिए। बट एज गनी एक्सपोर्ट कोलैप्स द प्राइसेस ऑफ रॉ जूट क्रैश्ड मोर देन 60%। अब क्या हुआ? धंधा चौपट हो रहा है, तो लोगों कंपनीज का, फैक्ट्रीज का सामान ज़्यादा नहीं बिक रहा, ऊपर से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे, वीट वगैरह, कॉटन वगैरह, वो भी नहीं जा रही थी बाहर। तो जब वो जा ही नहीं रही तो बोरियों की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ रही थी, ठीक है। तो ऐसे में गनी बैग्स का जो डिमांड था वो घट गया, और जब उनका डिमांड घटा, ठीक है, तो ऐसे में उनकी जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। अराउंड 60% तक रेट गिर गए जूट के। Peasants who borrowed in hope of better times or to increase output in hope of higher income faced ever lower prices. अब जिन किसानों ने अच्छे की उम्मीद में लोन ले रखे थे या ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादा खेती के लिए लोन ले रखे थे, उनको तो ज़्यादा हिट लग गया। एंड फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेप्ट। तो अब वो पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, उनका जो लोन था, उनका जो कर्जा था चढ़ता जा रहा था, ब्याज का खर्च जो था वो उनका बढ़ता ही जा रहा था। Thus the Bengal जूट ग्रोवर्स लिमेंट। तो वहाँ पे एक राइटर ने उन जूट किसानों के रिगार्डिंग क्या लिखा, एक पोएम लिखा था, ठीक है। पोएम क्या लिखा? ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश। वैसे तो उसने वो हिंदी बांग्ला में लिखी थी। उसने कहा कि भाइयों, तुम अच्छे पैसों की उम्मीद में या ज़्यादा पैसों की उम्मीद में ज़्यादा जूट उगाओ। कोस्ट एंड डेप्थ्स ऑफ जूट विल मेक योर होप्स गेट डैश्ड। बट और जो लागत है, ठीक है, या उसके लिए जो लगने वाला पैसा है, तो उसके तुम इतना ज़्यादा की उम्मीद रखो, ठीक है। When you have spent all your money and got the crops off the ground, और जब तुम वो उगाने के लिए सारा पैसा लगा दो और सारा पैसा तुम्हारा वहाँ खर्च हो जाए, और फाइनली जब तुम फसल काट के लाओ, ट्रेडर्स सिटिंग एट होम विल पे ओनली 5 रुपीज़ अमाउंट। तो घर पे बैठे हुए जो बनिए हैं वो तुम्हें कितना भाव देंगे? 5 रुपये मन। मन किसको बोलते हैं? 40 kg का एक मॉन्ड होता है, ठीक है। यानी वो क्या कह रहा था, भाई तुम काम करो, ज़्यादा जूट उगाओ, अपना सारा पैसा लगा दो, बट मिलेगा क्या तुम्हें? मिलेगा 5 रुपये मन भाव, ठीक है। यानी वो क्या कह रहा था, वो जूट के किसानों को एक तरह से उनकी दिखा रहा था, भाई तुम्हारे लिए मार्केट में कुछ नहीं बचा हुआ, ठीक है। भाई तुम ठीक है ज़्यादा की उम्मीद में वो जूट उगाते रहो, बट बाजार में तुम्हें रेट नहीं मिलने वाला। Across India, peasants' indebtedness increased. They used up their saving, mortgage lands, and sold whatever jewelry and precious metal they had to meet their expenses. तो ऑल ओवर इंडिया में रिसेशन चल रहा था, तो किसानों ने लोन ले लिए, लोन वो चुका नहीं पा रहे थे,
तो उन्होंने जो सेविंग थी वो उनकी सेविंग्स खर्च हो गई, उन्होंने जो ज़मीनें गिरवी रखी हुई थी कर्जे पे ले लिए, उनकी ज्वेलरी अदर प्रीशियस आइटम्स सब बिकता जा रहा था लगातार। सो इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीशियस मेटल नोटेबली गोल्ड। तो ऐसे में क्या हुआ, लोगों ने धड़ाधड़ जो गोल्ड था वो बेचना शुरू कर दिया, तो अब इंडिया जो था वो गोल्ड का भी एक्सपोर्टर बन गया। बहुत सारा जो गोल्ड था वो बाहर भी बिकने के लिए जाने लगा। द फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स, जिनको शॉर्ट में जेम केन्स कहा जाता है, जेम केन्स के बारे में बेटा माना जाता है 1936 में जेम केन्स ने जो अपने आइडियाज़ दिए थे इकोनॉमीज़ को बेटर करने के लिए वो काफ़ी पावरफुल साबित हुए, और उससे पहले जो इकोनॉमिक्स में रूल लिखे गए थे वो इतने कामयाब नहीं हुए, तो इसीलिए जेम केन्स को इकोनॉमिक्स में बहुत वैल्यू दी जाती है। सो जॉन मेनार्ड केन्स थॉट दैट इंडियन गोल्ड एक्सपोर्ट प्रोमोटेड ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। और जेम केन्स ने तो ये भी माना कि जो इंडिया से उस टाइम गोल्ड की एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है, उसने भी दुनिया को एक रिकवरी दी। दे सर्टेनली हेल्प स्पीड अप ब्रिटेन रिकवरी। और वो जो गोल्ड एक्सपोर्ट हुआ स्पेशली इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो एक्सपोर्ट हुआ उसने ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफ़ी रिकवरी दिया। ओके, बट डिड लिटल फॉर इंडियन पीजेंट। बट उन्होंने बदले में इंडियन पीजेंट्स यानी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। रूरल इंडिया वॉज द सीथिंग विद अनरेस्ट व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एट द हाइट ऑफ डिप्रेशन इन 1931। और आपको मैंने नेशनलिज्म इंडिया टाइम बताया था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया था। पहली बात तो किसानों का प्रोडक्शन नहीं बिक रहा था इसलिए परेशान थे, उनकी ज्वेलरी बिक गई थी, उनके सामान बिक गए थे, ठीक है, वो पे और ज़्यादा तंग हो गए। ऊपर से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी, तो किसान जो थे वो तो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो जैसे ही महात्मा गांधी ने 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया तो पीजेंट्स ने उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ठीक है। द डिप्रेशन प्रूव्ड लेस ग्रिम फॉर अर्बन इंडिया। हाँ, शहरी लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, पड़ा तो जरूर बट उतना नहीं पड़ा जितना किसानों को पड़ गया। बिकॉज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस दोज विद फिक्स्ड इनकम से टाउन ड्वेलिंग लैंड ओनर हु रिसीव्ड रेंट एंड मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय नाउ फाउंड देमसेल्फ बेटर ऑफ, ठीक है। अब शहरों में क्या है, जो लोग मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी फिक्स सैलरी आती है, या कहीं जॉब करते हैं उनकी फिक्स सैलरी आती थी, पेंशन आती थी, या जिन्होंने किराए पे अपने मकान दे रखे थे उनकी भी फिक्स इनकम आती थी, तो उनके लिए तो बल्कि बेनिफिट हो गया। क्योंकि मान लो किसी बंदे की फिक्स सैलरी है, उसको गवर्नमेंट जॉब है और उसकी जो सैलरी है 40,000 है। 40,000 की सैलरी में अगर सामान महंगा होएगा तो सामान कम आएगा और सेविंग कम होगी। मान लो उसका घर की ज़रूरियात पे और बिजली बिल वगैरह खर्च करने के बाद 40,000 में से मान लो वो 10,000 रुपये सेव कर पाता है, 30,000 खर्चा हो जाता है। अब क्या है, अब मंदी आ रखी है बाजार में, हर चीज़ का रेट डाउन है, तो जितना सामान पहले वो 30,000 में लेता था वो अब उसको 22-23 में आ रहा है, तो उसकी तो बेनिफिट ही हो गया, उसकी सेविंग बढ़ गई पहले से, ठीक है। उसको तो क्या हो गया, कहाँ पहले 10,000 सेव हो रहे थे अब 17 होने लग गए। तो सिटीज़ में जो रहने वाले लोग थे उनको तो बेनिफिट ही हुआ डिप्रेशन का, उन्होंने अपने आप को क्या माना, सही माना, भाई ठीक है हमारा तो सही चल रहा है। एवरीथिंग कॉस्टलेस, सब कॉस्टलेस था यानी कम कॉस्ट में आ रहा था। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो ग्रू एज गवर्नमेंट एक्सटेंडेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्रीज अंडर द प्रेशर ऑफ नेशनलिस्ट ओपिनियन। तो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने भी दबाव डाला गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको कंट्री के इकॉनमी के लिए करना चाहिए, आप इस तरह से प्रेशर, उनको प्रेशराइज किया, उन्होंने कुछ स्टेप लिए, तो उसका भी जो इम्पेक्ट है वो देखने को मिला था, ठीक है भाई। तो ये थे बेटे हमने किया है ग्रेट डिप्रेशन, उसके वर्ल्ड पे क्या इम्पेक्ट पड़े, उसके इंडिया पे क्या इम्पेक्ट पड़े, ठीक है, क्या रिजल्ट आता है जब डिप्रेशन आता है, ठीक है। जैसे आप पेज नंबर 95 पिछले पेज पे आओ एक बार, तो यहाँ पे बॉक्स नंबर 3 है, वहाँ पे आप देखो क्या है, एक लेडी बैठी हुई है, गोद में बच्चा है, बगल में भी एक बच्चा खड़ा हुआ है, आगे उसके एक प्लेट रखी है जिसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसमें माइग्रेंट एग्रीकल्चरल वर्कर्स फैमिली
होमलेस एंड हंग्री ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन 1936। अगर आप डिप्रेशन के टाइम की पिक्चर्स देख लो ना बेटा, आप सोच नहीं सकते इतना कुछ हुआ होगा। अब जैसे ये पिक्चर देख के आप अंदाज़ा लगाओ, और पिक्चर्स बेटा आपको सारी ही करनी है क्योंकि सीबीएसई में पिक्चर्स आने लग गई हैं, तो आपको 2-3 पिक्चर आएंगे 1 मार्क में, और उसका आपको बताना पड़ेगा कि ये पिक्चर क्या शो कर रही है, क्या इसकी डिटेल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई माइग्रेंट वर्कर है, ठीक है, और रिसेशन की वजह से उसका काम खत्म हो गया है। अब उसके पास खाने तक को कुछ नहीं बचा हुआ, उसके पास कोई सोर्सेज नहीं है, ठीक है, किसी तरह का रिसोर्स उसके पास नहीं है। सो नाउ दे आर होमलेस एंड हंग्री, ठीक है, बच्चे जो हैं वो उनके भूखे हैं। तो ये हालत कोई एक जगह नहीं थी, ऑल ओवर द वर्ल्ड थी, पूरी दुनिया में ही ऐसे हालात चल रहे थे। और बेटा आपको अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना पिक्चर्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, तो आप पाओगे ऐसे ऐसे पिक्चर्स आएंगे। कुछ लोग थे, कुछ लोगों ने तो इवन अपने बच्चे तक बेचना स्टार्ट कर दिया था, इतना बुरा हाल हो गया था, ठीक है। कोई जैसा काम मिले वो काम करने को तैयार था। ऐसी भी फैमिलीज रही जिनको ऐसी ऐसी चीज़ें खानी पड़ी जो बंदा सोच भी नहीं सकता। तो वो एक बहुत ही डेंजरस पीरियड था इस दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन का। तो 36 में वो ओवर हुआ, ठीक है भाई। तो इसमें हम करेंगे आज इतना ही, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा ही रह गया बेटा, थोड़ा सा तो क्या, अभी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बातें हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम पहुँचे हैं 1935 तक, ठीक है। अब क्या आएगा, अब आएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में शुरू होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वॉर ख़त्म होएगा, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े आएंगी, तो वहाँ तक हम पढ़ेंगे, ठीक है भाई। थैंक यू बेटा।